वेलकम यू ऑल इन द फिजिक्स क्लास बाय द मार्कर। तो आज हम लोग अपने फिजिक्स क्लास को स्टार्ट करेंगे ग्रेविटेशन चैप्टर से। ग्रेविटेशन चैप्टर एक पूरे नेचर का फंडामेंटल फोर्स होता है। यहाँ बहुत सारे फोर्सेस हैं, बेसिकली 4 फोर्स जिसको हम नेचर का फंडामेंटल फोर्स कहते हैं। उसमें पहला नंबर ये ग्रेविटेशन का आता है। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, उसके बाद स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, फिर वीक न्यूक्लियर फोर्स है। इस तरह से हमारे पास पूरे नेचर में 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं। इन फोर्सेस में अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की बात करें तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट इन नेचर होता है, लेकिन शॉर्टेस्ट रेंज फोर्स है। और ग्रेविटेशन की बात करें तो ये वीकेस्ट फोर्स कहलाता है, लेकिन वीकेस्ट फोर्स होने के साथ साथ ये लॉन्गेस्ट रेंज फोर्स होता है। जितने भी सेलेस्टियल मोशंस हैं, जैसे मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, ये सारे के सारे मोशन जो हैं उनका जो बेस है वो ग्रेविटेशन फोर्स है। ग्रेविटेशन फोर्स का जो रेंज होता है थियोरेटिकली इनफाइनाइट होता है। ठीक है, तो अब हम इस ग्रेविटेशन चैप्टर के बारे में ही पढ़ेंगे। तो ग्रेविटेशन का एक बहुत पुराना इतिहास है। हम लोग 11वीं सेंचुरी से ही ग्रेविटेशन के बारे में सोच रहे हैं, इवन उससे भी पहले। अगर इंडियन सिनेरियो में देखें तो हम कुछ 326 बीसी से ही हम लोग इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन अगर पूरे ग्लोबल सिनेरियो की बात करें तो 11वीं सेंचुरी से इसकी बात शुरू हो गई थी, जिसमें कि हम लोग ये पढ़ते थे कि एक आदमी था जिनका नाम था टोलेमी। ये एक फिलोसोफर थे जिनका मानना था कि पूरा का पूरा जो यूनिवर्स है वो सारे के सारे चीज़, यूनिवर्स की जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी चीज़ें अर्थ के ही अराउंड घूम रही हैं। अर्थ के ही अराउंड घूम रही हैं, इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि इसको हम जियोसेंट्रिक थियोरी कहते थे। जियोसेंट्रिक थियोरी, जियो स्टैंड्स फॉर जियोग्राफी, जियोग्राफी मीन्स ग्लोब हमारा अर्थ, और उसके अराउंड ही जितने भी सेलेस्टियल बॉडीज हैं वो मूव कर रहे हैं। और इनका एक और मानना था कि हमारा जो अर्थ है वो फ्लैट है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसके बाद फिर समय बदलता गया, टाइको ब्राहे आए, उसके बाद जोहानस केपलर, जोहानस केपलर के बाद न्यूटन। तो जब न्यूटन की बारी आई तो न्यूटन ने इसे प्रॉपरली ग्रेविटेशन नाम दिया, ग्रेविटेशन को थ्योरी दिया, और इसके बाद इस एक्सपेरिमेंट, एक एप्पल वाले एक्सपेरिमेंट के बाद हम लोग जानते हैं कि ग्रेविटेशन का हमें पूरा का पूरा लॉ मिला। तो यहाँ पर ग्रेविटेशन को समझना बहुत ज़रूरी है। कई बार हम लोग क्या समझते हैं कि ग्रेविटेशन का मतलब होता है कि अर्थ किसी चीज़ को खींच रही है। नहीं, ग्रेविटेशन का मतलब होता है कि कोई भी पार्टिकल किसी भी दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन अट्रैक्ट करने का कई रीज़न हो सकता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक रीज़न भी हो सकता है, मैग्नेटोस्टैटिक रीज़न भी हो सकता है, ग्रेविटेशन भी रीज़न हो सकता है, न्यूक्लियर रीज़न भी हो सकता है, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। लेकिन हम अगर बात करेंगे ग्रेविटेशन की तो ग्रेविटेशन फोर्स कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं। एग्जाम्पल के लिए ग्रेविटेशन फोर्स जो है वो मास और डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। इसका मतलब है कि ग्रेविटेशन फोर्स तभी एग्जर्ट होगा जब दो मासिव ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर ग्रेविटेशन फोर्स की अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन, इफ देयर आर 2 पार्टिकल्स सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r apart, and let us consider m1 be the mass of the first particle and m2 be the mass of the second particle, and the distance we will take from center to center will be r. In that case, the force of gravitation between these two particles will be directly proportional to product of their masses and inversely proportional to square of the distance between them. If we combine these equation 1 and 2, हम लोगों को मिलेगा Fg proportional to m1 m2 by r square. If we replace this proportionality symbol with equal sign, we need to put one constant, that is g. ये जो constant है इसका नाम है g, m1 m2 by r square। ठीक है, तो ये जो g होता है इसको हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं।
कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट से इसका वैल्यू भी पता लगाया गया है, जो हम लोगों को यहाँ पर जानना ज़रूरी है। 6.67 इंटू 10⁻⁻11। अब इसका कुछ ऐसा यूनिट भी होगा, तो इसका जो ऐसा यूनिट होगा हम लोग यहीं से पता लगा सकते हैं कि ये होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट कई नेचर के होते हैं, कोई लोकल कांस्टेंट होते हैं, कई बार कांस्टेंट जो होते हैं वो ऐसे भी होते हैं जिनका वैल्यू चेंज करता रहता है, वो कुछ सिनेरियोज में डिपेंडेंट है। बट ये जो कांस्टेंट है ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है। यूनिवर्सल मींस जी का यही वैल्यू मार्स में भी है, जी का यही वैल्यू वीनस में भी है, जी का यही वैल्यू अर्थ में भी है। तो ये जो वैल्यू है जी का वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। इसको हम क्या कहते हैं? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और ये जो फोर्स है, इस फोर्स को हम कहते हैं ग्रेविटेशन फोर्स। तो बेसिकली ग्रेविटेशन फोर्स ऑल एग्जिस्ट ड्यू टू द masses of two objects and distance between both the object. So ये दो ऑब्जेक्ट के बीच में जब मास की वजह से अट्रैक्टिव फोर्स लगता है तब हम उस फोर्स को ग्रेविटेशन फोर्स कहते हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो हम फॉर्मूला बनाए हैं यहाँ पर, ये जी का जो वैल्यू लिखे हैं, ये सारी की सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन किस समय इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है ये भी इम्पॉर्टेंट है। जैसे अगर हम इसकी बात करें तो ये जो फोर्स का एक्सप्रेशन हम लोगों ने लिखा है ये किन किन केसों में एप्लीकेबल। केसेस यहाँ पर हैं कि एक केस है ये दो पॉइंट ऑब्जेक्ट हो, दूसरा केस है ये दो स्फेरिकल बॉडीज हो, तीसरा केस है एक स्फेरिकल बॉडीज और एक स्फेरिकल बॉडी और एक पॉइंट मास हो। इन तीनों केसेस में आप इस एक्सप्रेशन का यूज कर सकते हैं। लेकिन क्या होगा अगर हम लोग थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं, आप जी का वैल्यू रिवाइंड करके फिर से देख सकते हैं। हालांकि जी का वैल्यू आप लोग 9 क्लास में भी पढ़े होंगे और उसके बाद फिर रिपीट कर रहे हैं हम लोग 11 क्लास में। तो यहाँ पर देखिए, अगर ये कोई लीनियर बॉडी है जैसे रॉड ऑफ मास m और इसका जो लेंथ है उसको आप ले लीजिए l। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रख देते हैं जो स्फेरिकल बॉडी है और इसका मास हम लोग ले लेते हैं m। इन दोनों का जो सेंटर ऑफ द स्फीयर से इस बॉडी का जो डिस्टेंस है वो है a। तो क्या इस सिचुएशन में भी हमारे पास दो बॉडीज है, एक है कैपिटल M मास का बॉडी जो लीनियर बॉडी है और एक स्मॉल m मास का बॉडी जो एक स्फेरिकल बॉडी है। क्या इन दोनों बॉडीज के बीच में जब हम ग्रेविटेशन फोर्स निकालते हैं तो क्या इस फोर्स के एक्सप्रेशन का यूज कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, हम नहीं कर सकते। तब हमें इस केस में अगर ग्रेविटेशन फोर्स निकालना है तो ग्रेविटेशन फोर्स निकालने के लिए इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। तो उसके बारे में भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे लेकिन इसके बाद। तो यहां तक बेसिक ग्रेविटेशन की बात की गई है जिसमें कि हम बात कर रहे हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इक्वल्स Gm1 m2 by r। अब यहां पर उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के बाद हम लोग बात करते हैं कि ग्रेविटी क्या होता है। तो ग्रेविटी इज द स्पेशल केस ऑफ ग्रेविटेशन। तो पहले ग्रेविटेशन की बात कर लेते हैं हम लोग, फिर से एक बार थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं। ग्रेविटेशन के बारे में हम लोगों ने क्या सीखा कि अगर कोई दो बॉडीज है, उन दोनों बॉडीज के बीच में मास की वजह से जब फोर्स लगता है तो हम उसको ग्रेविटेशन फोर्स कहते हैं। और यहां पर आप ये भी कह सकते हैं कि ग्रेविटेशन फोर्स गेटिंग एक्सर्टेड बिटवीन टू मासेस is always directly proportional to product of their masses and inversely proportional to square of the distance between them. But what if one of the two bodies will be earth? अगर यहां पर दो बॉडीज में से एक अर्थ है और अर्थ जब अपने ऑन द सरफेस या नियर बाय सरफेस पे रखे हुए किसी चीज को अट्रैक्ट करती है, उस केस में हम ग्रेविटेशन को ग्रेविटी कहते हैं। तो ग्रेविटी का मतलब क्या होता है? इट इज ए स्पेशल केस ऑफ ग्रेविटेशन व्हेन अर्थ अट्रैक्ट्स एनी अदर ऑब्जेक्ट
टुवर्ड्स इट्स सेंटर। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि अर्थ जब किसी चीज़ को अट्रैक्ट करेगा तब क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए ये है अर्थ जिसका मास है m, और मान लिया जाए कि इसका रेडियस है r। तो यहाँ पर अगर इस अर्थ के सरफेस में कोई ऑब्जेक्ट रख दिया जाए, ऑब्वियसली ऑफ नेग्लिजिबल रेडियस एंड मास m, तब हम कह सकते हैं कि ये जो अर्थ है और ये जो मास है m, इन दोनों के बीच लगने वाला जो ग्रेविटेशन फोर्स है, ग्रेविटेशन फोर्स यहाँ पर हो जाएगा m बाय r स्क्वायर, जहाँ पे ये r क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ। हमने इसका रेडियस क्यों कंसिडर नहीं किया, क्योंकि इसका जो रेडियस है वो अर्थ के रेडियस के सामने नेग्लिजिबल है, सिंपल। और अगर इसका रेडियस अर्थ के सामने नेग्लिजिबल है, हम उसको नेग्लेक्ट करके चलेंगे, तो हम लोगों को यहाँ पर इन दोनों बॉडीज के बीच में सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो मिलने वाला है वो रेडियस ऑफ द अर्थ है। तो यहाँ पर Fg इक्वल्स GMM बाई आर स्क्वायर। दिस इज वन ऑफ द एक्सप्रेशंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड द ऑब्जेक्ट केप्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अब इसके आगे की बात करते हैं। एकदम जनरल सिचुएशन में हम जानते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू ma होता है। अब इस स्पेसिफिक कंडीशन में जब हम कहते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है जो ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ रखा हुआ है जिसका मास m है, और हम ये भी जानते हैं कि अर्थ किसी चीज को अपनी तरफ जब अट्रैक्ट करती है तो जिस एक्सेलरेशन से अट्रैक्ट करती है उसको हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं, स्मॉल g। तो उस केस में जैसे हम लोग कहते हैं इन जनरल एक्सप्रेशन फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन, हियर वी कैन ऑल्सो राइट force is equal to mass time acceleration due to gravity, and this is the value of force getting exerted on the object by the earth। अर्थ इस ऑब्जेक्ट में अपने सेंटर की तरफ जब फोर्स लगाती है तो वो फोर्स होता है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट टाइम्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कंसिडर दिस एज इक्वेशन 2। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जनरल एक्सप्रेशन है ग्रेविटेशन फोर्स का, जिसमें कि ग्रेविटेशन फोर्स काम कर रहा है अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच में। ये एक स्पेसिफिक केस है फोर्स का, जिसमें कि हम ये जानते हैं कि यही फोर्स अर्थ एक्सर्ट कर रहा है उस ऑब्जेक्ट में जिसका मास है m टुवर्ड्स इट्स सेंटर। तो यहाँ पर इन दोनों इक्वेशंस के LHS सेम है, तो RHS को हम क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। तो अगर हम RHS को इक्वेट करेंगे तो यहाँ पर लिखा जा सकता है mg इक्वल्स GMM by r square. This m and m gets cancelled and finally you will get an expression of this, and this is the very expression which can get you the value of small g। आप अगर इस g का वैल्यू, m का वैल्यू और r का वैल्यू इसी तरीके से पुट करते हैं और कैलकुलेट करते हैं तो आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू भी पता चल जाता है। देखिए हम लोग अगर g की बात करें तो ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11, ठीक है। और ये होता क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। उसके बाद बात करते हैं मास ऑफ द अर्थ। मास ऑफ द अर्थ जनरली हम 5.98 लेते हैं, उसी को हम 6 मान सकते हैं, तो 6 इंटू 10 टू द पावर 24 केजी। बाकी बचा रेडियस ऑफ अर्थ, तो रेडियस ऑफ अर्थ हम लोगों के लिए बिल्कुल नोन क्वांटिटी है, 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। जब हम ये सारे के सारे वैल्यूज को यहाँ पर पुट करेंगे तो आप पाएंगे कैलकुलेशन के बाद इसका वैल्यू आता है g, जो GM/r स्क्वायर के वैल्यू को पुट करने के बाद मिलेगा वो अप्रॉक्सीमेटली 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। एंड दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। एंड दिस इज द वेरी एक्सेलरेशन acting on this object when this object is kept on the surface or near by the surface of earth, ठीक है। तो यहां पर हम लोगों को g का ये वैल्यू भी मिला और उसके साथ साथ g का ये एक्सप्रेशन भी मिला इन टर्म्स ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास ऑफ अर्थ एंड रेडियस ऑफ अर्थ। इसी के साथ हम लोग अपने अगले टॉपिक में जा सकते हैं जिसमें कि हम इस एक्सप्रेशन को लगातार यूज करते रहेंगे, ठीक है। तो हमारा अगला टॉपिक क्या होगा, हमारा अगला टॉपिक होगा
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड इट्स वेरिएशन। तो यहां पर हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी and its variation। देखिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मींस जब अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है तो एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से खींचती है, और वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन का वैल्यू हम लोगों ने अभी अभी कैलकुलेट भी किया और उसका एक्सप्रेशन भी देखा। इसको हम लोग स्मॉल g से डिनोट करते हैं। एक्सप्रेशन होता है gm/r² और वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहां पर ये एक्सेलरेशन अर्थ के कॉन्टेक्स्ट में बिल्कुल कांस्टेंट है, लेकिन क्या ये रियली कांस्टेंट है, हम लोगों को ये समझना होगा। आप एक चीज देखिए, हम लोग जनरली सोचते हैं कि अर्थ इस तरह का स्फीयर है, लेकिन केस ये नहीं है। केस ये है कि अर्थ इस तरह का स्फीयर ना हो करके वो कुछ इस तरह का ओवल है, जो दोनों पोल से थोड़ा सा यहां पर आप देख सकते हैं डिप्रेस्ड है, और यहां पर आप देखिएगा कि ये इक्वेटर में थोड़ा सा बल्ज आउट है। तो अगर हम लोग यहां पर इस लाइन को खींचें तो ये इस पूरे फिगर का सबसे शॉर्टेस्ट लाइन होगा, जिसको माइनर एक्सिस बोलते हैं, और इस लाइन को खींचें तो ये पूरे के पूरे इस फिगर का लॉन्गेस्ट लाइन होगा, जिसको हम लोग मेजर एक्सिस कहते हैं। तो अगर हम लोग इसको सेंटर मान लें और यहाँ पर ये कोई पॉइंट ए हो जाए और ये बी, तो इसको इक्वेटर मानेंगे। ये हो जाएगा इक्वेटर का रेडियस, जिसको हम आर ई कहेंगे। ये हो जाएगा पोल, और ये हो जाएगा पोल का रेडियस, जिसको हम लोग आर पी कहेंगे। अब आप एक चीज गौर से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। क्या इस केस में आपको एक बात पता चल रहा होगा कि g और m को अगर हम कांस्टेंट बना दें, जो कि है, तो g इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। इसका मतलब हुआ कि g का जो वैल्यू है वो आर स्क्वायर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मींस कि अगर r का वैल्यू इंक्रीज करेगा तो g का वैल्यू डिक्रीज करेगा। अब यहां पर देखिए, इक्वेटर का जो रेडियस होता है ऑब्वियसली इन एनी केस ये हमेशा बड़ा होता है रेडियस ऑफ पोल से। मींस इक्वेटर का अगर रेडियस बड़ा होगा, अगर ये इक्वेटर का रेडियस होगा और इक्वेटर का रेडियस का स्क्वायर है, तो ऑब्वियसली g का वैल्यू थोड़ा कम होगा। और यहां पर वही चीज हम लोग ये लिखें, ये है रेडियस ऑफ पोल। तो अगर हम यहाँ पर इक्वेटर के रेडियस की जगह पोल का रेडियस लिखें तो फिर ये g का वैल्यू जो होगा ये ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर केस है इक्वेटर का रेडियस ज्यादा है। तब अगर इक्वेटर का रेडियस ज्यादा है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द इक्वेटर एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द पोल, इसमें हमको एक बात एकदम साफ पता चल रहा है। वो क्या? कि यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द इक्वेटर इज लेस देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि अगर हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं तो हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ जाता है। अगर मेरा मास m है और मैं इक्वेटर में खड़ा हूं तो यही मेरा वेट है, और ये वेट मेरा है इक्वेटर के पास। अगर मेरा मास m है, जो कि कभी चेंज नहीं करेगा, ये कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है, और यहाँ से मैं अगर पोल की तरफ शिफ्ट हो जाऊं तो यहाँ पर मेरा वेट ये होगा। ऑब्वियसली पोल का जो g का वैल्यू होता है वो ज़्यादा होता है। इसका मतलब मेरा वेट एट पोल मस्ट बी ग्रेटर देन मेरा वेट एट इक्वेटर। So whenever we move from equator to pole, the value of acceleration due to gravity decreases. Now, is there any other factor on which this acceleration due to gravity depends? Yes, there is. Actually, there are two factors. So we'll discuss upon that also. So what are the factors? Let us discuss. देखिए,
यहां पर हम लोग पहला फैक्टर की बात करते हैं। पहला फैक्टर होता है वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विथ हाइट। हम लोग ये देखेंगे कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ रखते हैं और उस ऑब्जेक्ट को अब लिफ्ट करते जाते हैं ताकि सरफेस से उस ऑब्जेक्ट का हाइट बढ़ जाए, तब क्या होगा? क्या तब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो वैल्यू है वो वैरी करेगा? इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए, लेट अस कंसीडर दिस एज आर अर्थ of mass m, consider this as radius, and there is an object, let us consider there is an object kept on the surface of the earth. So this is the mass of the object, this is the mass of the earth, and this is the distance, center to center distance between these two objects. One object is really an object and the other object is none other than earth. अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि g का वैल्यू क्या होगा। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ g गेटिंग एक्सर्टेड ऑन दिस ऑब्जेक्ट ड्यू टू दिस अर्थ, एंड हम लोग इसको पहले ही निकाल चुके हैं। ये है gm/r²। कंसिडर दिस एज इक्वेशन 1। एक बात बिल्कुल क्लियर है कि ये जो g है इसका वैल्यू r पे डिपेंड करता है, मतलब डिस्टेंस अगर वैरी करेगा तो g भी वैरी करेगा। What about this g and m? So we have already discussed the value of g is universally constant. आप कहीं भी जाइए, wherever you go, the value of this will never change. What about this mass of the earth? So mass of earth constant है। बाकी अगर distance change होगा तो acceleration due to gravity change होगा। ये जो distance है, ये अगर ये distance और acceleration due to gravity inversely proportional होने की वजह से अगर r का वैल्यू बढ़ता है तो g का वैल्यू घटेगा। ठीक है, ये एक केस है जो हम लोगों ने समझ लिया। चलिए हम लोग अब देखते हैं कि आगे क्या करना है। आगे ये करना है कि इस ऑब्जेक्ट को हम थोड़ा सा लिफ्ट करते हैं और इसको हवा में रख देते हैं, एक कंसिडरेबल हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। उस केस में सेंटर से सरफेस का जो हाइट होगा वो होगा h, मीन्स हमने इसे h हाइट तक लिफ्ट किया। तो अब ऑब्वियसली यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन दीज टू ऑब्जेक्ट हैज चेंज्ड, सो वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल ऑल्सो चेंज। एंड कंसिडर फॉर दिस पर्टिकुलर कंडीशन, कंसिडर दिस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एज g डैश, एंड g डैश विल बी gm/r+h²। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो r और h है, तो हम लोग ये लिख लेते हैं और यहां पर बोल देते हैं इसको इक्वेशन 2। नाउ दिस इज द वेरी टाइम व्हेन वी नीड टू कंपेयर दीज टू क्वांटिटीज, मींस दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी getting exerted on this object when it is kept on the surface of earth, and this is value of acceleration due to gravity when this object is lifted to a height h from the surface of earth। इस ऑब्जेक्ट को जिसका मास m है इसको हम h हाइट तक उठा करके ले गए हैं। तो अब सेंटर ऑफ द अर्थ से इस ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो r+h हो जाता है। हमें इसे कंपेयर करना है। एक बात हम लोग हमेशा याद रखेंगे, जब भी हम कंपेयर वर्ड यूज करते हैं मैथमेटिकली या फिजिकली, तो कंपेयर करने का मतलब होता है कि दो क्वांटिटी सेम क्वांटिटी होगा। तो यस, दीज टू आर सेम क्वांटिटीज, दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। दोनों में बस डिफरेंस इतना है कि इन दोनों का डिस्टेंस अलग अलग है। तो दीज टू क्वांटिटीज नीड्स टू बी कंपेयर्ड, एंड व्हेनेवर वी आर अबाउट टू कंपेयर टू क्वांटिटीज वी जस्ट नीड टू डिवाइड इट फ्रॉम ईच अदर। तो आप इन दोनों क्वांटिटीज को डिवाइड कर दीजिए। जब भी आपको बोला जाए कि आपको कंपेयर करना है दो क्वांटिटीज को, आप दोनों क्वांटिटीज को एक को दूसरे से डिवाइड करेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर g डैश बाई g, दिस डिवाइडेड बाई दिस, दैट मस्ट बी इक्वल टू gm/r+h² डिवाइडेड बाई gm/r²। अब हम लोग ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि यहाँ पर अगर डिवाइड है उसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा। कर भी देते हैं यहाँ पर। तो चलिए इसके लिए हम लोग एक अगला लाइन भी लिख लेते हैं। g डैश बाई g,
यहाँ पर हम लोग लिख देंगे gm/r+h² मल्टीप्लाइड बाय r² डिवाइडेड बाय gm एंड gm गेट्स कैंसल्ड। तो आगे हम लोग यहाँ पर फर्दर कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखिए g' डिवाइडेड बाय g इक्वल्स r² डिवाइडेड बाय r+h²। यहाँ पर हम लोगों को थोड़ा सा मैथमेटिकल सिस्टम को अप्लाई करना पड़ेगा। मैथमेटिकल सिस्टम क्या है वो देखते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए पहले तो जनरल अलजेब्रा है, जहाँ पे हम लिखेंगे g' इक्वल्स g r² बाय r+h²। हम क्या करना चाहते हैं कि इस r को कैंसिल करना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली हमको यहाँ से ये r निकालना पड़ेगा। ये है r+h², तो ये r अकेले नहीं निकाला जा सकता है, हमको यहाँ पर स्क्वायर ही निकालना पड़ेगा। मीन्स जो मैं कह रहा हूँ वो ये है कि अगर हम a प्लस b में a को कॉमन निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं, आएगा b/a। लेकिन अगर a प्लस बी होल टू द पावर 5 है और हम a को कॉमन निकालना चाहते हैं तो ये अकेला a नहीं, पूरा a टू द पावर 5 बाहर आएगा और इनसाइड द ब्रैकेट यहाँ पर 1 प्लस b/a होल टू द पावर 5 बच जाएगा। बिल्कुल इसी टेक्निक में हम लोग यहाँ काम करेंगे और हम लोगों को पता चलेगा कि ये g r² है डिवाइडेड बाय, इस r को बाहर निकालेंगे तो एक्चुअली में r² बाहर आता है। यहाँ पर बचेगा 1 प्लस h/r²। नाउ दिस इज द वेरी मोमेंट व्हेन वी कैन कैंसल दीज टू r, और यहाँ पर ये बच गया g/1 प्लस h/r²। देखिए हम लोग इस टर्म में इसको यूज तो कर सकते हैं, इसको मिटा देते हैं। आप लोगों को अगर वैल्यू लिखना है तो आप लोग इस वीडियो को रिवाइंड करके ये वैल्यू लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग अब अगले स्टेप का मैथमेटिकल एप्लीकेशन देखेंगे। ये देखिए g' है, so let us write g' and what about this g will remain as it is. Now this denominator will come to the numerator and what about this power will become negative. That means 1 plus h/r to the power -2. So this is the very expression of acceleration due to gravity when object is lifted to height h from the surface of earth. यहाँ तक सब कुछ ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसको हम अर्थ सरफेस से इतने हाइट तक ले गए हैं, आप बताइए इसका नया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, तो आप इस एक्सप्रेशन से काम चला सकते हैं। लेकिन अगर कुछ कंडीशंस ऐसे हुए जिसमें कि ये जो हाइट है ये बहुत छोटा हो r से, बहुत छोटा हो r से, उस केस में हम लोग यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम लगा देते हैं और हम लोग यहाँ कहते हैं g' इक्वल्स g। अब ये बाइनोमियल थ्योरम नाम बहुत बड़ा है लेकिन बहुत आसान है, करना कुछ खास नहीं है। आप एक चीज़ देखिए यहाँ पर जब हम लिखते हैं 1 प्लस x टू द पावर -n, तो इसका एक बड़ा सा एक्सपेंशन होता है जो आप मैथमेटिक्स की क्लास में, अलजेब्रा की क्लास में आसानी से सीख सकते हैं। बस उसका एक छोटा सा एप्लीकेशन हम आपको बता रहे हैं, वो है 1। ये जो आप पावर देख रहे हैं इस पावर को सीधे यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए, मीन्स -n को यहाँ रख दीजिए तो ये हो जाएगा -nx एंड दैट्स इट। आपने यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम यूज कर लिया। सिमिलरली हम लोग यहाँ काम करने वाले हैं कि ये g है, 1 है, ये -2 को यहाँ पर हम लगाएंगे तो ये हो जाएगा -2h/r। बट इम्प्लीमेंट दिस एक्सप्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फॉर द ऑब्जेक्ट lifted h distance apart from the surface of earth only and only when value of h is very much lesser than this r. ठीक है, so these are the two expression for two different situations which tell us the value of acceleration due to gravity and the variation of acceleration due to gravity specifically when the object is lifted towards upwards through a distance h from the surface of earth. So this is how we can find the value of acceleration due to gravity and its variation with height. Now there is another factor with which
दिस वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेरीज, दैट इज विद द डेप्थ। तो उसके बारे में भी हम लोग देखते हैं। चलिए देखा जाए, तो इसको पहले हम लोग रब कर देते हैं। अब हम लोग आते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के वेरिएशन में विथ डेप्थ, और डेप्थ जो होगा वो होगा d। चलिए यहां से हम लोग बात स्टार्ट करते हैं। तो अगेन दिस इज आवर अर्थ of mass m and its radius is r. Let us consider one object of mass m with negligible radius, so that the center to center distance with earth and this mass will be considered as r. ठीक है। Again, if we need to write the value of the expression of acceleration due to gravity with this object on the surface of earth, then we can write gm by r square, but this is the general case, equation number 1. Now coming to the specific case, when this object is moving inside the earth at depth d, तब क्या होगा, चलिए देखते हैं। ये है हमारा अर्थ, ऑब्जेक्ट जो यहाँ पर रखा हुआ था, वो ऑब्जेक्ट को अब हम थोड़ा सा अर्थ को डिग आउट करेंगे और यहाँ तक पहुँचा देंगे। तो अब ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए एक चीज़, अब ये एक नए अर्थ में रखा हुआ है। जब हम इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से देखिए अर्थ की खुदाई करते हुए यहाँ तक ले गए, तो कितने डेप्थ में ले गए, हम इसको डी डेप्थ में ले गए। अब अगर ऊपर का सारा मटेरियल हम लोग हटा दें तो क्या होगा, होगा ये कि जिस अर्थ का रेडियस r था, अब ये एक नए अर्थ में आ गया है। ऊपर का सारा मटेरियल हम हटा दें तो जो नए अर्थ में आया है वो, उसका रेडियस क्या होगा, तो ऑब्वियसली वो होगा r माइनस डी। तो ये है न्यू रेडियस ऑफ न्यू अर्थ, ठीक है। तो यहाँ पर अब ऑब्वियस है कि जब ये डिस्टेंस चेंज हुआ है तो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी चेंज होगा। सो लेट अस कंसिडर द चेंज्ड वैल्यू एज g डैश, एंड दैट मस्ट बी g m डैश बाय r माइनस डी होल स्क्वायर। r माइनस डी इसलिए क्योंकि अब g ये जो जिस नए अर्थ में है उसका रेडियस है r माइनस डी, और m डैश इसलिए क्योंकि अब ये ओरिजिनल अर्थ नहीं है, अर्थ का कुछ पार्ट को हम लोग रिमूव कर दिए हैं, तो ये ऑब्वियसली कम मास का छोटा अर्थ है जिसको हम लोग m डैश से दिखाते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को ये दूसरा कंडीशन मिल गया, लेकिन वी कैन नॉट कंटिन्यू एज वी हैव डन इन द प्रीवियस केस। यहाँ पर हम लोगों को एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, एक मैथमेटिकल टूल हम लोगों को यूज करना पड़ेगा, और वो होगा डेंसिटी का। सो लेट अस कंसिडर the density of the earth be uniform and equals rho। दैट मीन्स हमने पूरे अर्थ का जो डेंसिटी है उसको यूनिफॉर्म माना है, और उसको हम लोग यहाँ पर डिनोट कर रहे हैं रो से, इसको हम लोग रो पढ़ते हैं। तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, जनरली इन जनरल अगर हम अपने नॉर्मल अर्थ की बात करेंगे तो डेंसिटी का मतलब होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास ऑफ द अर्थ m हम लोगों ने सबसे पहले माना था। वॉल्यूम, तो वॉल्यूम स्फेयर का होता है 4/3 पाई r क्यूब। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल अर्थ, दिस इज द मास ऑफ ओरिजिनल अर्थ, एंड दिस इज द यूनिफॉर्म डेंसिटी। तो यहाँ पर ओरिजिनल मास ऑफ द अर्थ विल बी रो into 4/3 pi r cube,
कंसिडर दिस एज इक्वेशन 3। हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, इसको इक्वेशन 3 कंसिडर कर लेते हैं। अब यहां से हम इस इक्वेशन 3 से हम ओरिजिनल मास ऑफ द अर्थ को इसी टर्म में लिखेंगे और इक्वेशन 1 में लिखेंगे। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ मास m फ्रॉम इक्वेशन 3 टू इक्वेशन 1, what we can get we can get g equals g by r square will remain as it is, and what about this m? Instead of this m we can put this value, तो हम लोगों को क्या मिलेगा, रो इंटू 4/3 एंड देन यहां पर ये पाई होना चाहिए, देन पाई आर क्यूब। ठीक है, यहां पर देखिए ये आर स्क्वायर और आर क्यूब का स्क्वायर पार्ट कैंसिल होता है, तो हमको g का वैल्यू क्या मिलता है, यहाँ g का वैल्यू मिलता है 4/3 रो g पाई r, and now we have converted the value of g from this term to this term। बस अंतर ये है कि यहाँ पर ये मास के टर्म में लिखा हुआ था, यहाँ पर ये डेंसिटी के टर्म में लिखा हुआ है, और डेंसिटी हम लोगों ने कैसा कंसिडर किया है, यूनिफॉर्म। तो ये यूनिफॉर्म ही है। अब हम लोग बात करते हैं, आप अगर इन दोनों को ध्यान से देखिए तो आपको पता चलेगा, इस केस में g और r था, m हम लोग कैंसिल कर दिए, उस केस में g का वैल्यू क्या आया, 4/3 रो g पाई r। आप ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चलेगा 4/3 एज अ नंबर विल रिमेन कांस्टेंट। डेंसिटी हम लोगों ने पहले ही बोल दिया है कि ये यूनिफॉर्म है, दैट मीन्स कांस्टेंट। g का वैल्यू ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, पाई का वैल्यू नंबर है इसलिए कांस्टेंट, बाकी बचा r। तो यहाँ पर जब हम लोग g का वैल्यू लिखते हैं तो g इज इक्वल टू 4/3 रो कैपिटल G पाई r। इस सारे के सारे एक्सप्रेशन में केवल ये वैल्यू चेंज नहीं कर सकता है, बट व्हाट अबाउट दिस r, चेंज कर सकता है। इनफैक्ट ये चेंज कर चुका है। जब हम इस ऑब्जेक्ट को यहां से यहां पर लाए तो ये r का वैल्यू कितना हो गया, r-t। बाकी क्या कोई फैक्टर चेंज करता है, नहीं करता है। तो whenever this object is kept on the surface of new earth whose radius is r-d, in that case we can write g dash equals in terms of density। तो एग्जैक्टली हम लोग यहाँ पर ये जो g डैश है उसको g/r-d² तो ठीक है, m डैश को हटा करके हम क्या लिखने वाले हैं, यहाँ पर रो के टर्म में इसको लिखने वाले हैं। क्या लिखेंगे, क्या 4/3 चेंज हुआ होगा, नहीं, रो चेंज हुआ होगा, नहीं, g नहीं, पाई नहीं, बाकी बचा r, हाँ, दिस टाइम दिस इज r-d। Consider this as equation number 4 and this as equation number 5. This is acceleration due to gravity when object is kept on the surface of earth, and this is acceleration due to gravity when object is kept on the surface of new earth at a depth d. Now again we are at the position of comparing these two quantities, तो हम लोग फिर से वही करेंगे, g dash divided by g। यहां पर आप लोग ध्यान से देखिएगा, 4/3 रो g पाई r-d डिवाइडेड बाय 4/3 रो g पाई r। कैंसिल कर सकते हैं हम लोग, जो जो क्वांटिटीज कैंसिल होते हैं हमको लगता है सब कुछ कैंसिल हो जाएगा और बचेगा यहाँ पर g डैश इक्वल्स g, अगर हम लोग इसको ऐसे लिख दें, सॉरी ये होना चाहिए r। So this is how we can write the value of g dash in terms of g, r and t, and this is new acceleration due to gravity act on this object when object is kept at depth d from the surface of earth। तो यहाँ पर आप देखते हैं जब हम हाइट बढ़ा रहे थे, आप ध्यान से देखे होंगे, जब हम हाइट बढ़ा रहे थे उस केस में g डैश का जो वैल्यू था वो था g 1 - 2h/r। एकदम सिंपल केस में अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो यहां पर ये r का वैल्यू फिक्स है। अगर 2h और r ये दोनों बराबर हो जाए तो g डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। मीन्स
एक सर्टन हाइट में जा करके एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू हो जाता है 0। यहां पर आप देखिए, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को सरफेस ऑफ अर्थ से सेंटर तक ले जाएं तो d और r का वैल्यू हो जाता है सेम। उस केस में ये फैक्टर 0 हो जाएगा और g डैश हो जाएगा 0। कहने का मतलब जब हम किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ के सेंटर तक ले जाएंगे तब भी इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो एक्सेलरेशन लगेगा वो हो जाएगा 0। इसका मतलब हाइट के साथ भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज करता है, डेप्थ के साथ भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज करता है। सो at what point the value of acceleration due to gravity will show the maximum value? This is exactly on the surface of earth. So this is how we can exactly explain the variation of acceleration due to gravity of any object due to the earth. So आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। इसके बाद फिर हम लोग ये देखेंगे नेक्स्ट क्लास में कि इसका एडवांस एप्लीकेशन क्या है। उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि इसके ग्राफ के बारे में हम लोग क्या जानते हैं, इसके ग्राफ को कैसे फॉर्म कर सकते हैं और कुछ एडवांस के क्वेश्चंस। तो आज के लिए इतने ही। बाय बाय।